दो व्यक्ति आए और सिविल वर्दी थी, ऊपर की शर्ट और पैंट कुछ खाकी टाइप की थी, जूते पहने हुए थे लेदर के, और एक बंदे ने गन भी लगाई हुई थी। अच्छा। और आके मुझसे बोले, कहता तेरा नाम हाजी अयूब है? मैंने कहा हाँ जी। मगर ये कहना तू बहुत भाषण देता है, तू समाज को इकट्ठा करता है, तुझे ज़्यादा भाषण देने, तुझे जिंदा रहना है या नहीं, तो जेल में रहना है या बाहर रहना। ही उनके जाने के बाद में एक LIU का आदमी आ गया था। मैंने उनको सूचना दी कि भाई आपके दो आदमी तो अभी आए थे, 2 मिनट पहले आप आ गए, अभी तो वो मुझे धमका कर टाइट करके गए हैं यार। तो LIU का तो ये काम होता नहीं कि जो वो कहते कि समाज में मत घूम, लोगों को मत समझा, लोगों को इकट्ठा मत कर। मैं कार्यालय पे बैठ के क्या करूँगा? मेरा काम तो है जितना अंदर जाऊँ समाज के अंदर, जितना लोगों से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहता हूँ। क्योंकि मैं चुनाव लड़ा हूँ, मुझे सारी बारीकियाँ पता है, मैं समाज में रह के काम करूँगा। लोग नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त गाज़ियाबाद में मौजूद हूं और गाज़ियाबाद मेयर चुनाव जो है वो दूसरे चरण में यहाँ होने वाला है। उसकी वोटिंग का जो समय है वो 11 मई रखा गया है और ऐसे में जो चुनावी दौर है और प्रचार प्रसार का जो दौर है वो अंतिम दौर में अपने आ चुका है। मेरे साथ बसपा प्रत्याशी पति जो हैं यहाँ पर, वो मेरे साथ अयूब इदरीसी जी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे अहम वाक्य जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, जो अभी चर्चा हमारे सामने चल रही थी, दरअसल वो ये है कि बसपा के प्रत्याशी से आखिर क्यों डर और खौफ पैदा हो गया है। वो इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ अनजान लोग कुछ इंटेलिजेंस के लोग बनकर आते हैं और इनसे कुछ इदरीसी से कुछ कहते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इदरीसी जी ने हमें बताया है और अब इसकी कहीं ना कहीं कंप्लेंट करने के लिए भी ये जा रहे हैं। अब वो क्या पूरा वाक्य है वो हम इनसे जानेंगे। इदरीसी जी, चुनाव में जिस तरह से नज़दीकी आ रही है, वोटिंग का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, कुछ कहते हैं कि जो हथकंडे हैं वो भी अपनाए जा रहे हैं। आज एक ऐसा ही वाक्य आपके साथ भी हुआ। पहले वो पूरा वाक्य क्या था, क्या हुआ आपके साथ, वो बता दीजिए। नमस्कार बंधु पत्रकार, मैं बड़ा आज इमोशनल हूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं गली गली वार्ड जाके हर वर्ग में, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी बिरादरी का, किसी कौम का हो, मैंने लोगों को अपनी बातों से अवगत कराया। रोज़गार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, गाज़ियाबाद के शहर के मुद्दे पे, हरियाली के मुद्दे, प्रदूषण के मुद्दे पे। तो लोग मुझसे अट्रैक्ट हुए, उन्हें लगा कि ये नेता ऐसा है जो विकास की बात कर रहा है, ये ऐसा आदमी है जो कारोबार लाइन को जोड़ना जानता है। तो जब गाज़ियाबाद शहर के अंदर एक माहौल बना मेरे प्रति, तो अभी चंद घंटे पहले मैं अपनी पूरी कई मीटिंग करके आया था। तो कार्यालय पे जो लोग थे, मैंने अपने भाई से बोला कि तू इन सबको खाना खिला दे। तो मेरे बाउंसर भी खाना खाने चले गए। जो मेरे मीडिया कर्मी थे, 2 जो मेरे साथ रहते हैं, वो अंदर बैठ के खाना खा रहे थे। जो मेरा यहाँ चाय पिलाता है वो खाली था मेरे साथ में, तो वो मुझको पानी दे के और वो जनरेटर चलाने के लिए अंदर चला गया और मैं पानी पीता और फ़ोन कान पे लगा के बाहर को चला। तो 2 व्यक्ति आए और सिविल वर्दी थी, ऊपर की शर्ट और पैंट कुछ खाकी टाइप की थी, जूते पहने हुए थे लेदर के, और एक बंदे ने गन भी लगाई हुई थी। अच्छा। और आके मुझसे बोले, कहता तेरा नाम हाजी अयूब है? मैंने कहा हाँ जी। मगर ये कहना तू बहुत भाषण देता है, तू समाज को इकट्ठा करता है, तुझे ज़्यादा भाषण देने, तुझे जिंदा रहना है या नहीं, तो जेल में रहना है या बाहर रहना। अच्छा। तू जो है भाषण देता फिर रहा, समाज को इकट्ठा कर रहा है, तूने ठेका लिया समाज का। और अब अगर हमने तुझे कहीं देख लिया ना, तो फिर बस इतना ही बोला था। तो दूसरा बोलने लगा कि जल्दी चल भाई। इतने मैंने जो अपने आदमी को बुलाया, मैंने कहा आप आओ, अंदर आओ, बैठ के भाई साहब बात करते हैं। और मैंने आवाज़ लगाई, इतने वो दोनों के दोनों चले गए। ना तो वो गाड़ी पाए ना मोटरसाइकिल पाए, वो एकदम मैंने देखा उन्हें पैदल आए और पैदल ही गए। और जाने के बाद इतने मैंने उन लड़के को बुलाया, यही नहीं पता लगा कि वो किधर चले गए। क्या कुछ आइडेंटिटी बताई थी उन्होंने, अपने आप को बताया कि हम कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, कुछ बताया? पहले उन्होंने यही कहा था, जब मैंने उनसे पूछा कि जी हाँ जी बताओ कहाँ से आए, LIU से आए हैं,
और तू भाषण बहुत देता है, समाज में जा रहा है, तू सबको इकट्ठे कर रहा है, तूने इकट्ठे करने का ठेका लिया। तो मैंने सोचा भाई सरकारी आदमी है, LIU के आदमी है, हो सकता है मैंने कहीं कुछ गलत बोल दिया हो, तो इसलिए मेरे को टाइट कर रहे हैं ये। तो लेकिन जब वो दूसरे वाला उन्होंने बोला जल्दी चल, जैसे हमारे लोग खाना खा के इधर उधर से आ रहे थे तो वो तुरंत भाग गए। ऐसा क्यों, मतलब क्यों इस तरह की हरकत हुई है आपके साथ, क्या वजह है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? इसका कारण तो मेरी समझ में आ गया, क्योंकि मैंने चाहे वो त्यागी समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे बनिया समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, मैं जहाँ भी गया लोगों ने मेरी सराहना की, मेरे बातों को समझा और मेरी तरफ अट्रैक्टिव हुए, यानी उनका रुझान बना मेरी तरफ वोट देने का। कहीं ना कहीं दूसरे दल को या किसी और व्यक्ति को ये लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये किला ढा दे, कहीं मतलब जो बना खेल ना बिगाड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि सारे मुस्लिम ना हो जाएं इसकी तरफ, और जो दूसरा समाज है, जो लोग बीजेपी से नाराज़ हैं, कहीं वो धड़ा भी ना चला जाए इनकी तरफ, या दूसरा गठबंधन का जो समाज है उनका प्रत्याशी नहीं है तो हो सकता है भाई वो भी इन्हीं को ना वोट दे दे। इस कारण जो है मैं समझता हूँ हो सकता है या तो ये कारण हो या फिर कोई सरकारी वो हो। तो क्लियर ये नहीं है कि सरकारी थे वो या प्राइवेट थे। अब क्या करने जा रहे हैं आप, इसकी कंप्लेंट करेंगे? किसी से बात हुई आपकी पुलिस प्रशासन के आदमी से? तुरंत ही उनके जाने के बाद में एक LIU का आदमी आ गया था, उसका नाम शायद अरविंद कुछ ऐसी नाम उनने बताया, उसका नंबर भी मैंने ले लिया है। मैंने उनको सूचना दी कि भाई आपके 2 आदमी तो अभी आए थे, 2 मिनट पहले आप आ गए, अभी तो वो मुझे धमका कर टाइट करके गए हैं यार। तो LIU का तो ये काम होता नहीं कि जो वो कहते कि समाज में मत घूम, लोगों को मत समझा, लोगों को इकट्ठा मत कर। तो वो कहने लगा नहीं मैं खुद अकेला आया हूँ और LIU पे ना पिस्टल होती है और ना LIU का काम धमकाने का होता है। मतलब आपने LIU को अवगत करा दिया है? LIU को अवगत कराया। फिर मैंने उनको बोला कि मेरी कंप्लेंट लिखवाओ। मैंने अपने जिलाध्यक्ष को भी फ़ोन करके बोल दिया है, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं इसकी कंप्लेंट कराऊंगा। उन्होंने CO साहब से शायद बात भी कर ली है, तो उन्होंने भी कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं घबरा ज़रूर रहा हूँ, मेरे पैर जो हैं वो लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि अगर बदलाव हुआ या मेरे बलिदान से भी बदलाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जो दर दर घूम रही है ना, उनको तो बेनिफिट होगा। कम से कम समाज में ये तो मैसेज आएगा कि चलो ठीक है, महिला प्रत्याशी जो बेचारी दर दर घूम रही है, भटक रही है, वो तो कम से कम काम कर रही है, वो तो जिंदा है भी। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हो रही थी आपके कार्यालय की, जो चुनाव कार्यालय है, कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, कुछ लोग वो सब एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि ये डमी कैंडिडेट है, तो वहाँ किस तरह से देखते हैं आप, और इस प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से कैसे मतलब देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, कहने वाले चाहे कुछ भी कहें, मैंने पहले विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, किसी से 54 रुपये न लिया, ना अब और ना भविष्य में, क्योंकि हम जो वजूददार आदमी हैं बात की वैल्यू समझते हैं। मैं अगर यहाँ कार्यालय पे नहीं आ रहा तो उसका कारण ये नहीं कि मैं हिम्मत हार गया या मैं पैसे से कमज़ोर हो गया। मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जनता के बीच, वोटर के बीच। मैं अपनी वोटर को जो है समझा रहा हूँ, वोट में तब्दील कर रहा हूँ, उनको संबोधित कर रहा हूँ। तो मैं कार्यालय पे बैठ के क्या करूँगा? मेरा काम तो है जितना अंदर जाऊँ समाज के अंदर, जितना लोगों से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा हूँ, मुझे सारी बारीकियाँ पता है। मैं समाज में रह के काम करूँगा, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैं हर वर्ग के बीच में जा रहा हूँ और जाऊँगा। और वो 2 लोग भी सुन ले इस मीडिया के माध्यम से, 2 की जगह आप 4 आ जाओ, 6 आ जाओ, आपने अगर मुझे ख़त्म ही कर दिया तो कोई बात नहीं, अन्यथा मैं हर व्यक्ति के पास जाऊँगा। जीत और हार तो नसीब में मुकद्दर में है, वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन आप मुझे मेरे भाइयों में जाने से नहीं रोक सकते। जाऊंगा और जाके दिखाऊंगा, और अभी फिर जा रहा हूँ, इमीडिएटली जा रहा हूँ। मैंने स्थिति से अवगत करा दिया। अब ये काम तो मेरे भाइयों को देखना है कि मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ और तुम्हें आगे पहुँचाना चाह रहा हूँ। और दलित भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि इस झंडे को लेकर मैं तुम्हारे को चल रहा हूँ, इसकी वैल्यू रखो, लाज रखो, इसका सम्मान रखो, इसकी इज्जत रखो। प्रतिष्ठा आज दाव पे लगी है, आज मान सम्मान हमारा दाव पे लगा हुआ है। मुस्लिमों और दलितों एक हो जाओ, एक होकर अपना मेयर बना लो, उसके बाद में तुम्हें कोई टच करने वाला नहीं है। सारे किले के किले ढाए चले जाएंगे। जैसे रेत का मकान ढह जाता है, ऐसे ही गाजियाबाद का किला ढाएगा, और वो ढाओगे मुस्लिम, दलित और अन्य वर्ग सब समाज मिलकर इसे ढालो और वो अपना व्यापार बना लो, रोजगार ले आओ, हरियाली ले आओ, गाजियाबाद को प्रदूषण से मुक्त कर लो।
तो अभी फ़िलहाल क्या इसके खिलाफ आप कंप्लेंट देने जा रहे हैं, जो आपको जो वाक़या हुआ आपके साथ हुआ? देखिए, अगर मैं कंप्लेंट में लगा तो प्रशासन मुझे उलझा देगा, वहाँ चलो, यहाँ आओ मेरे पास, और मुझे वक्त नहीं है। इसकी अगर कंप्लेंट भी मैं करूँगा तो मैं या तो मेरे जिलाध्यक्ष करेंगे या फिर मैं इसकी वोटिंग के बाद करूँगा, क्योंकि मेरा एक एक समय कीमती है। हो सकता है ये मुझे उलझा रहे हों, हो सकता है कि ये इसके घंटे 2 घंटे 4 घंटे बर्बाद कर दो। ये प्रशासन इनसे पूछता रह जाएगा कि वहाँ चल, वहाँ से दिखा, लोकेशन बता, फिर दोबारा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे 2 घंटे भी बेकार चले जाएं। मैं 2 घंटे भी अपने भाइयों के, जनता के बीच में बिताना चाहता हूँ। क्या ये सब चीज़ मुस्लिमों को जिस तरह से आपको साथ मिल रहा है, क्या ये आपको लगता है कि उस साथ की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हों आपके साथ? एब्सोल्युटली राइट। चूँकि मैं हिंडन विहार गया, वहाँ से मुझे भारी समर्थन मिल रहा है। मैं न्यू हिंडन विहार अर्थला गया, वहाँ के सारे मुसलमान कहने लगे भाई हमारा भाई आ गया, हमारा हाजी आ गया, हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने हाजी को देंगे, हम अपने ईमान वाले को देंगे। तो मुसलमान का एक जज्बा होता है, जब उनका एक मैसेज कहीं चला जाता, जब उनका ईमान जाग पड़ता, जब वो दिल से कहते हैं, तो उसके साथ साथ एकदम एक हवा चलती, लहर चलती है। और मैं समझता हूँ जो ऐसी लहर चलेगी मुस्लिमों की, ऐसी चलेगी कि सारे गढ़ उस हवा में बह जाएंगे, पानी की तरह तिनके तिनके हो जाएंगे। प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ, वहाँ जहाँ वोटिंग हुई, वहाँ पर भी अच्छा खासा वोट जो है ये बीएसपी प्रत्याशी जितने भी थे उनको मिला है। उसका एक ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ अब की बार मेयर प्रत्याशियों को लगभग 11 टिकट जो थे वो मुस्लिम समाज के लोगों को दिए गए थे बसपा के द्वारा। तो एक ये भी कारण हो सकता है। अभी एक वायरल हो रही है एक खबर भी कि बरेली में जो है उलेमाओं ने फतवा जारी किया है मुस्लिम प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें बनती जा रही हैं, इधर भी उसका असर आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने अभी पेपर में भी पढ़ा था, एक दिन मेरे उस पर भी था, क्या नाम है, फेसबुक पे भी, कि मुस्लिमों ने, जो बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने भी कहा कि समाजवादी का बहिष्कार करो, क्योंकि उन्होंने हर समय समय पर आके धोखा दिया है मुस्लिमों को। जब जब इनकी ज़रूरत पड़ी तो ये कभी काम नहीं आए मुस्लिमों के, और जब जब इस साइकिल वालों को ज़रूरत पड़ी तब तक मुस्लिम हमेशा इनके साथ खड़ा रहा, इनका काम आया। लेकिन ये कभी मुस्लिमों के काम नहीं आए, इन्होंने तो सिर्फ भड़काने का काम करा है। और इनका मैं एक राज और खोलता हूँ, इनका प्रोपेगेंडा साइकिल वालों का क्या है कि बीजेपी मुस्लिमों को प्रताड़ित करे, और मुस्लिम जब प्रताड़ित होगा बीजेपी की तो मुस्लिम ऑटोमेटिक सपा की तरफ आएगा। तो वो तो चाहते हैं, सपा वाले तो ये चाहते हैं कि मुस्लिम परेशान हो ताकि ये मेरी तरफ ऑटोमेटिक आए। और वो रिजल्ट आपने 2022 में देखा कि मुस्लिम के पास ये वोट मांगने भी नहीं गए, और फिर भी मुस्लिमों ने इन्हों थाली में परोस के वोट दिया। लेकिन नतीजा क्या आया? नतीजा 0 आया। मुस्लिमों को आज समझना होगा, आज वक्त तुम्हारा बदलने का है। आप ये समझो कि हमारा भविष्य कहाँ उज्जवल है। हमारे लोगों को अगर कोई सम्मान दे रहा है, हमारे लोगों को कहीं उच्च पदवी पे बिठा रही है, तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। उसमें आप एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, चूँकि 25% दलित के पास वोट है, कोर वोट है, वो 25% मुस्लिम का 50% हो जाता। जब 50% मिल जाता है ना, तो कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी हो चाहे कोई अन्य प्रत्याशी हो। बहन जी की सीट पर अगर ये समीकरण बनता है तो किसी की ताकत नहीं जो वो कैंडिडेट हार जाए। चाहे आजमा के देख लेना, इसी में आजमा लो, इसी से रूपरेखा आगे की पता लग जाएगी। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दलित वोट जो है वो भी खिसक रहा है आपके, वो भी जो सपा के प्रत्याशी। क्या आपको ऐसा लग रहा है आप जा रहे हैं लोगों के बीच में? देखिए, मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये भी। पहले जो परिस्थिति थी वो दलित पहले खिसक गया था। दलित नहीं, पहले तो वाल्मीकि समाज था या जो उच्च श्रेणी के थे, वो सब किसी एक पर्टिकुलर एक ही संस्था पे चले गए थे। मैं उसको नाम नहीं लूँगा उस दल का, लेकिन वो भी परेशान है। आज हर वर्ग का आदमी परेशान है। दलित भी परेशान हुआ इनसे, एससी भी परेशान हुआ, यहाँ तक के व्यापारी भी परेशान हुआ, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो त्यागी समाज हो। जैसे श्रीकांत जी, वो भी परेशान हुए, त्यागी समाज से थे, जाट समाज से थे। जाट के ऊपर कितनी लाठीचार्ज हुआ, 700 किसान शहीद हो गए गाजीपुर के अंदर, हैं जी। लास्ट में क्या हुआ? माफ़ी मांग ली प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन उससे क्या होता? जिसके घर का कमाने वाला मुखिया चला गया हो, जिस बच्चे का बाप, जिसका साया वही चला गया हो, अब तुम उससे माफ़ी मांग लो तो कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जाट समाज भी नाराज़ है और दलित समाज भी नाराज़, आज हर वर्ग नाराज़ है। अगर उनको सबको समझ में ये आ रहा है कि हाँ, हमारा जो भविष्य है या हमारा जो है हाथी के अलावा कहीं और निवारण नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोड़ तोड़ की राजनीति
बेहद अहम मानी जाती है, लेकिन इस तरह के प्रोपेगेंडा के साथ अगर चुनावी मैदान में लोग आएंगे और इस तरह की हरकत करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी बनती है। फ़िलहाल इदरीसी जी कानूनी कार्रवाई की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो अपने चुनावी समय में से भी समय देने की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम उनके साथ है और चुनाव प्रचार के लिए उनके पास बहुत कम समय है। फ़िलहाल जिलाध्यक्ष के लिए उन्होंने बोला है कि वो इस मामले पर अवगत कराएं पुलिस प्रशासन को और इस पर कार्रवाई की मांग करें। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।